हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पर। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास को एंजॉय किया हो। अगर आप लोगों ने अभी तक एमसीक्यू वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देखिएगा। उसमें सिंध सभ्यता के बारे में लगभग जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको इंक्लूड किया गया था। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। देखिए, सिंध सभ्यता का पतन हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग अगली सभ्यता वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बात समझते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में आते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता में सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में मोटी मोटी बातें ब्रीफ में जानेंगे। फिर उसके बाद उसकी प्रशासनिक इकाई, राजनीतिक इकाई और सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहली स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, वैदिक सभ्यता। तो पहले हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण क्या है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण ये दो कालों में विभाजित है, वैदिक सभ्यता, सॉरी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये दो में विभाजित है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो समझिए इनका काल निर्धारण क्या है। अभी पहले आप लोग बताइए, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या था। सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली का पीरियड क्या था, 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या था, वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या है, उत्तर वैदिक काल। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो। अब हम लोग बात करेंगे कि वैदिक काल के निवासी कौन थे, कहाँ से आए थे, सिंधु सभ्यता का पतन होने के पीछे इनका क्या हाथ था। ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे आज क्लास में। तो देखिए, मैक्स मूलर जो इतिहासकार थे, उनका मत था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। और इन्होंने क्या है, सिंध सभ्यता पर आक्रमण किए और उसके बाद वो यहाँ भारत में आकर बस गए। अब देखिए, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया यानी अरब के आसपास का इलाका। अब एक चीज इसमें यहाँ पे हम लोग समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की जो सीमा है उस पर कौन कौन से देश लगते हैं। देखिए, पहला तो पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कौन सा है, अफगानिस्तान। तो अगर कोई अरब से होता हुआ यहाँ तक आता है तो पहले वो कहाँ आएगा, अफगानिस्तान। और उसके अलावा अगर वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में या और पाकिस्तान का क्षेत्र उसमें वो निवास करेगा। तो उस हिसाब से इनका मानना था कि आर्य जो हैं सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों के नाम पर इस सभ्यता को नाम क्या दिया गया, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों की भाषा कैसी थी, भारोपीय। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये भी देखिए कि इन सिंधु सभ्यता के पतन में आर्यों का भी हाथ माना जाता है। जब आर्य यहाँ आए तो उन्होंने सिंध वासियों पर आक्रमण किया और उनकी जगह पर क्या करने लगे, निवास करने लगे। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि प्रशासनिक स्थिति कैसी रही थी आर्यों की। तो देखिए, आर्य के समय में या वैदिक काल के समय में प्रशासनिक स्थिति, कुल प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बटी थी। तो देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कुल की तुलना हम लोग आज के परिवार से कर सकते हैं। किससे, परिवार से, परिवार से। ग्राम की तुलना जो है हम लोग किससे कर सकते हैं, गांव से। और विश्व की तुलना किससे कर सकते हैं, एक जिले से। और जन की तुलना प्रदेश। और राष्ट्र की तुलना एक देश से कर सकते हैं। कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ये समझने में आसानी रहेगी। देखिए, कुल के जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था, यानी परिवार का मुखिया। गांव का मुखिया या ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामपति। विश्व यानी जिले का मुखिया विश्वपति। और जन का मुखिया क्या कहलाता था, राजन।
इसी से वर्ड बाद में क्या पड़ा है, राजा। देखिए जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करने के साथ साथ कंठस्थ भी कर लीजिएगा बाय हार्ट। ठीक है। इसके अलावा जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं मिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इनकी प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं कि कौन कौन से प्रशासनिक पद थे और उनका उस समय क्या उच्चारण होता था। तो देखिए विस्पति क्या है, अभी हमने बताया, विस का प्रधान, जन का शासक राजन, परिवार का मुखिया कुलप, दुर्गपति क्या है, पुरप। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला, और किले के लिए एक वर्ड यूज क्या करते हैं, पुर, तो उसी से क्या बना है, पुरप। जनता पर नजर रखने वाले गुप्तचर के लिए स्पष्ट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा गया। अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, उग्र। ग्राम का अधिकारी क्या है, पति। सीमांत के शासक को क्या कहते हैं, स्थपति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीमांत के शासक को क्या कहा जाता है, स्थपति। इसके अलावा नेक्स्ट, समिति के अध्यक्ष, तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ईशान। देखिए समिति क्या थी, समिति थी एक प्रकार की सभा, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान। इसके अलावा गोचर भूमि, गोचर भूमि मतलब घास युक्त भूमि, मतलब जिसपे घास उगती हो, तो उसके अधिकारी को क्या कहते थे, वाजपति। तो इसमें से तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, स्पष्ट यानी गुप्तचर, स्थपति मतलब सीमांत का शासक, और ईशान यानी समिति का अध्यक्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हल के लिए वर्ड यूज किया गया है सिरा। हल रेखा के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, सीता। इसके अलावा सूदखोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेकनाट वर्ड यूज किया जाता है सूदखोर के लिए। कर निर्धारण करने वाला अधिकारी कौन होता था, भागदूत, यानी राजा स्वयं कर निर्धारण नहीं करता था, उसके पास कर निर्धारित करने का शक्ति नहीं थी या अधिकार नहीं था। कौन कर निर्धारित करता था, भागदूत। इसके अलावा व्यापार हेतु दूर जाने वाला व्यक्ति क्या है, पड़ी। और अनार्य यानी जो आर्य नहीं है, आर्यों के विपरीत आचरण करने वालों को क्या कहते थे, अनार्य। क्या वर्ड उसमें यूज किया जाता था, अव्रत। अस्पष्ट वाणी बोलने वाले को क्या कहते हैं, मृद्धवाच, ये भी इंपॉर्टेंट है। अस्पष्ट वाणी बोलने को क्या कहते हैं, मृद्धवाच, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा चपटी नाक वाले को क्या कहते हैं, अनास। तो इसे कैसे याद रखेंगे, नासिका, मतलब नासिका वर्ड यूज किया होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। नासिका मीन्स क्या है, नाक, तो अनास मतलब क्या हो जाएगा, चपटी नाक वाला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो पिछली स्लाइड में तीन वर्ड और इस स्लाइड से चार वर्ड इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ का समाज जो वैदिक समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक। अगर सिंधु सभ्यता से हम लोग तुलना करें तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक, सत्तात्मक। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं आर्यों की जनसभा के बारे में। ये देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन संस्था आर्यों की कौन सी थी, विदत। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों लोग भाग लेते थे। इस वर्ड का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 से 5 बार तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग आज के समय में बात करें तो हम लोग प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री चुनने से पहले क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के लोग चुने जाते हैं, क्या, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये क्या है, निचला सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। आर्यों के समय में भी, वैदिक सभ्यता में भी ऐसा ही कुछ था। जो समिति थी वो क्या है, लोकसभा के तौर पे काम करती थी। अगर वर्तमान में देखें तो लोकसभा जिस तरीके से एक निचला सदन है और जन का, सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, वैसे ही समिति जो है सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, ये लिखा नहीं पॉइंट, इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, महिलाएं भी भाग लेती थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये महिलाएं जो हैं ऋक नामक गान किया करती थी इस समिति में। और उच्च सदन की बात करें तो क्या है उसका नाम, सभा। उच्च सदन क्या है, सभा, जो कि श्रेष्ठ एवं कुलीन लोगों की संस्था थी।
और इन दोनों का, किसका, समिति और सभा, दोनों का ही काम क्या था यहाँ पे, राजा को सलाह देना, और इसके अलावा वो राजा को चुन भी सकती थी तथा उसे पद से हटा भी सकती थी। देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ जो पद था वो वंशानुगत होता था, और या जो राज्य, अगर राजनीतिक स्तर की बात करें तो ये कैसा है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके बावजूद जो है समिति और सभा क्या है, इसको हटाने या चुनने का अधिकार रखती थी। अभी हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, जो कि एक भाग है वेद का ही, उसमें समिति एवं सभा को क्या कहा गया है, आदि पुरुष, प्रजापति अथवा ब्रह्मा की जुड़वा संतान कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या कहा गया, ये पूछा जाएगा कि किसमें कहा गया है। तो सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, किसमें कहा गया, सतपथ ब्राह्मण में। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ा। अब देखिए यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। ये एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था। पुरानी फिल्में अगर आप लोग देखेंगे तो उससे आप लोग समझ जाएंगे कबीलाई का मतलब क्या होता है। तो ये भी एक कबीलाई शासन वाली व्यवस्था थी। इसमें क्या था, राजा एक था, राजतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करती थी, यानी राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा के बाद उसका पुत्र उस पद को ग्रहण करेगा। परंतु इसमें अच्छी बात ये थी कि जनता उसे हटा सकती थी। किस तरीके से, अभी पिछली स्लाइड में बताया कि समिति और सभा के पास क्या था, या अधिकार था राजा को चुनने का और राजा को हटाने का। राजा को क्या कह के बुलाते थे, गोमत वर्ड राजा के लिए यूज किया गया है ऋग्वैदिक काल में। देखिए अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताया था राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। कौन कर वसूलता था, भागदूत, ये एक पदाधिकारी होता था, वो कर वसूलता था। इसके अलावा जनता द्वारा, देखिए अब अगर राजा कर वसूल नहीं रहा है तो राजा का खर्च कैसे चलता था। कर वसूलने का मतलब ये नहीं कि वो कर यूज नहीं करता था, जो भी कर वसूला जाता था वो सीधे तौर पर जनता के लिए प्रयोग किया जाता था। तो अब राजा का खर्चा कहाँ से चलता था, तो जो जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था। इसके अलावा क्या था, युद्ध से जो धन प्राप्त होता था वो भी राजा के खजाने में या राजा के कोष में जमा होता था। तो राजा का खर्चा अगर हम लोग देखें तो जो जनता स्वेच्छा से दे रही है, एक तो वो, और दूसरा युद्ध से प्राप्त धन, युद्ध से प्राप्त धन। अब हम लोग बात करेंगे सैन्य संचालन किसके हाथ में था। वरात, गढ़ व सर्द नामक कबीलाई संगठन जो है सैन्य संचालन करते थे। कौन कौन, वरात, गढ़ व सर्द। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि राजा के अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक होने पर राजा मह बन जाता है। राजस्व यज्ञ, ये है राजस्व यज्ञ, काफी इंपॉर्टेंट है कि उपाधि पर राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने पर सम्राट की उपाधि प्राप्त होती थी। तो राजस्व यज्ञ जब होता था तब व्यक्ति राजा बनता था, और वाजपेयी यज्ञ करने पर सम्राट की उपाधि प्राप्त होती थी। इसके अलावा राजा का प्रशासनिक सहयोग कौन करता है, पुरोहित एवं सेनानी। तो देखिए ये पॉइंट भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें राजा के 12 रत्न होते थे। अगर हम तुलना करें, जैसे अकबर के नवरत्न होते थे, अकबर ने अपने दरबार में क्या थे, नवरत्न। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, अगर इसके बारे में वैसे लगभग सबने सुन रखा है, फिर भी जिन्होंने नहीं सुना तो आगे पढ़ेंगे। या अगर आज की तुलना में करते हैं तो जैसे योगी जी की बात करते हैं, अगर आप यूपी से हैं तो योगी जी की टीम 11 का आपने नाम शायद सुना होगा। तो ये टीम 11 ही निर्धारण करते हैं चीज़ों का, या योजना बनाते हैं और योगी जी के सामने पेशकश रखते हैं उसकी, चीज़ों को संचालन करने के लिए। वैसे ही राजा की सलाह के लिए या सहयोग के लिए 12 रत्निन थे। ये 12 रत्निन मतलब 12 अधिकारी। कौन कौन, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, महिषी, सूत, छत्री, संग्रहित, भागदुद, अज्वाप, गोवीकृत और पालागल। पालागल क्या था, राजा का सहयोगी होता था, या राजा का मित्र जिसे कहते हैं। तो देखिए इसमें ये कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने 12 रत्न होते थे। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये तो 11 ही है, तो 12वां कौन सा होता था, 12वां वो स्वयं होता था, यानी राजा भी एक रत्निन हुआ करता था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम बात करते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। अब हम लोग आते हैं सामाजिक स्थिति के ऊपर। तो देखिए वैदिक सभ्यता कैसी है, पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या मिला है,
चार वर्णों का उल्लेख, जो कि काफ़ी विवादास्पद चीज़ है वर्तमान में। हम लोग इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं, कभी समय समय पर बहस हुआ करती है, या काफ़ी मुद्दे बने हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऋग्वैदिक काल में किस तरीके से ये वर्ण का उल्लेख हुआ है। तो देखिए, ऋग्वेद का 10वां मंडल जो कि बाद में जुड़ा है, उसके पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख मिला है। पहले पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कौन से चार वर्ण थे। तो देखिए, चार वर्ण थे। पहला क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। देखिए, ये उल्लेख मिला है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी, मतलब ये माना गया मनुष्य क्या है, ब्रह्मा की संतान है, और ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मस्तिष्क से, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जंघा से तथा शूद्रों का चरणों से, ठीक है, जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। मतलब ये चीज़ क्या है, वैसे तो अगर इसे साइकोलॉजिकल वे में, सॉरी फिलोसफिकल वे में देखें या समझने के तौर पे, तो ये इसे ऐसे समझा जा सकता है, ब्राह्मण जो थे वो पढ़े लिखे थे या ज्ञानी थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। अगर आप इस चीज़ को विस्तृत में पढ़ेंगे तो ब्राह्मण शब्द का उल्लेख ज्ञानी लोगों के लिए किया गया है, ब्रह्म का ज्ञान करने वाला ब्राह्मण, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए ब्राह्मण शब्द यूज़ किया गया। क्षत्रिय, देखिए भुजाओं कहा गया ना, ब्रह्मा जी की भुजाओं से, यानी जिन लोग, जो लोग लड़ने में, युद्ध में क्या थे, निपुण थे, वो सब क्या है, क्षत्रिय। वैश्य मतलब व्यापार में जो निपुण थे, और शूद्र मतलब इसके अन्यथा समाज में जो भी कर्म थे वो शूद्र करते थे, ठीक है। जैसे नाच गाना क्रीड़ा, ये सब चीज़ें काम कार्य क्या थी, शूद्रों का कार्य था। देखिए, ये ऋग्वैदिक काल तक जन्म पे आधारित नहीं थे, ठीक है, ये कर्म आधारित थे। जितनी भी जातियां हैं ये जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित थी। क्योंकि एक इस वाक्यांश मिला है ऋग्वेद में कि किसान का बेटा क्या है, क्षत्रिय, और मतलब वो और उसका क्या है, आप इस चीज़ को पूरा पढ़ेंगे, एक वाक्यांश हम आपको कल दिखाएंगे कि एक व्यक्ति जो कृषक है, मतलब वैश्य का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है या ब्राह्मण भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को कल हम आपको क्लियर करेंगे उस वाक्यांश के साथ, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे आखिर जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर था। अभी इस स्लाइड को आगे देखते हैं कि देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा भी है, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। इसके अलावा इस काल की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। जो ऋग्वेद लिखा गया है उसमें महिलाओं का भी योगदान रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय की महिलाएं शिक्षित हुआ करती थीं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा, विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन, नियोग, गंधर्व विवाह और अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं, ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल का जो आरंभिक समय है, उसमें अंतरजातीय विवाह भी, जिसपे आजकल हम लोग बहुत विवादास्पद चीज़ें होती हैं, तो अंतरजातीय विवाह जैसी चीज़ें भी प्रचलित थीं। गंधर्व विवाह क्या है, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में आर्यों को द्विज अर्थात दो बार जन्मा कहा गया है। तो पहला जन्म जब वो जन्म लेते हैं, दूसरा कब है, जब उपनयन संस्कार होता है, दूसरी बार उपनयन संस्कार। यहाँ मंदिर पूजा या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा और छुआछूत का प्रचलन भी इस काल में नहीं था। यह सभ्यता कैसी थी, पूर्णतः ग्रामीण थी। तो देखिए, सिंधु सभ्यता कैसी रही है, शहरी, सिंधु सभ्यता शहरी, और यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि एवं पशुपालन, और घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, क्योंकि इसके द्वारा वो शिकार करने जाते थे या लंबी यात्राओं पर जाते थे, सवारी के रूप में घोड़े का प्रयोग करते थे, इसलिए आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया है। अब देखिए, गाय को इस समय क्या है, अधन्या माना जाता था। अधन्या मतलब गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर रही है आर्यों के समय से। देखिए, दूध देने के अलावा भी अन्य रूप से वो बहुत ही उपयोगी थी, इसलिए उसे क्या है, बहुत ही पवित्र माना गया है, आर्यों के लिए पवित्र जानवर थी। तो उसे क्या माना गया, अधन्या, यानी ना मारे जाने योग्य। उसे मारने वाले के क्या है, मृत्यु दंड भी दिया जाता था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन रहे, इंद्र। देखिए, आर्य जो थे मूल रूप से कृषि पे आधारित थे, और कृषि के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जल के देवता या वर्षा के देवता कौन थे, इंद्र, इसलिए उनके सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए, इंद्र। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या रहा है, वनस्पतियों से बना सोमरस। आर्य मुख्यतः
तीन प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोग एक बार जान लीजिए, वारु, अधिवास और उष्णी, ये तीन प्रकार के वस्त्र थे। कौन कौन से? वारु, अधिवास और उष्णी। इसके अलावा देखिए, आर्य के अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट डाल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो हो सकता है भविष्य में जब क्वेश्चन कठिन करके पूछें तो ये कर सकते हैं कि आर्य के अंदर को पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? नीव। इसके अलावा आर्य के जो मनोरंजन के साधन थे वो कौन कौन से थे? संगीत, जुआ, घुड़दौड़ और शिकार। बाकी व्यापार के लिए क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर क्या है, देखते हैं हम लोग कि कोई भी मुद्रा का प्रचलन नहीं दिखा है। वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। व्यापार किस तरीके से था? चीज़ों को एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती। जैसे एक व्यक्ति चावल लेकर आया और एक गेहूँ, तो चावल वाला जिसके पास चावल ज़्यादा है वो गेहूँ वाले को दे देगा, और जिसके पास गेहूँ ज़्यादा है वो चावल वाले को दे देगा। यहाँ पर व्यापार किस तरीके से था? जल तथा स्थल दोनों मार्गों के द्वारा किया जाता था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी थीं? सिंधु, सिंध, वितस्ता। देखिए यहाँ पे प्राचीन नियम दिए गए हैं और यहाँ पे आधुनिक नाम। तो देखिए, जो सिंधु नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है? सिंध। जो वितस्ता है उसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। सुवस्तु, आधुनिक नाम स्वात। गोमती, गोमल। सदानीरा, गंडक। विपाशा, व्यास। कुब्र, कुर्रम। कुभा, काबुल। दृशदती, घग्घर। पुरशड़ी, रावी। सतुद्री, सतलज। अस्किनी, चिनाव नदी। और सुषमा क्या है? आधुनिक नाम सोहन। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी बोल गया हूँ, क्योंकि इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम गौर करेंगे। तो देखिए, वितस्ता इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वितस्ता आधुनिक नाम क्या है? झेलम। इसके अलावा गोमती तो पता ही है, गोमल। ये सदानीरा भी इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? गंडक। विपाशा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विपाशा का नाम क्या है? व्यास नदी। बाकी इसमें कौन सी इम्पॉर्टेंट है? पुष्णी नदी। इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी। और यहाँ पे सतुद्री नदी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सतलज नाम है इसका आधुनिक। आस्किनी, आधुनिक नाम चिनाव। तो देखिए, ये तीन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? वितस्ता, सदानीरा, विपाशा, पुरुषणी, सतुद्री, आस्किनी। तो ये 6 नाम तो आपको जरूर याद होने चाहिए। इसके अलावा भी याद हैं तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, सरस्वती इस काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। ठीक है, कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र थी? सरस्वती। ये चीज़ बात क्लियर है। इसके अलावा गंगा नदी की ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा हुई? एक बार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है संभावना दोबारा है। बाकी यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी का। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। सबसे बड़ी नदी पूछी जाए या सर्वाधिक नदी जिसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, सिंधु नदी। गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा या श्यामयस। तांबे को क्या कहते हैं? लोहित अयस। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लोहे को इन्होंने खोजा था। इससे पहले जो सभ्यता सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। और उससे पहले कैसी सभ्यता थी? ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक एरा। और यहाँ पे लोहे की भी खोज कर ली गई है। तो लोहे के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? श्यामयस। और तांबे के लिए लोहितयस। अब देखिए, हम लोग अन्य तथ्यों की बात करते हैं इससे जुड़े जो हैं। आर्यों ने युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है। गविष्टि मतलब युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी देखिए, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, क्या इससे पूछा था अभी बताते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य मतलब 10 राज। राजवर्ण मैंने बताया था क्या है, जब जन मिलते हैं
तो जन से मिलकर राज बनता है। राज मतलब प्रदेश, अगर आज के उसमें देखें तो 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। किसके किसके बीच ये 10 राज युद्ध हुआ है? पृष्णी नदी। तो पृष्णी नदी कौन है? रावी। रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ है, किसके बीच? सुदास एवं 10 जनों, 10 जनों मतलब 10 प्रदेशों के बीच यह युद्ध हुआ है। इसमें कौन विजित हुआ था, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नी को पति का जायदेस्तम कहा गया है, ये वर्ड याद रख लीजिएगा। जायदेस्तम मतलब पत्नी ही ग्रह है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अविवाहित रहने वाली, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अमाजू। ठीक है, ये बात क्लियर। इसके अलावा यज्ञाहुत या बलि में जौ एवं साग का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखेंगे जो इस समय है, मूर्ति पूजा का प्रयोग नहीं हुआ है ऋग्वेद के समय में, ऋग्वैदिक काल में, और मंदिर भी नहीं थे। तो भगवान की जो आराधना थी वो क्या की जाती थी? यज्ञ के द्वारा उन्हें चढ़ावा या समर्पित किया जाता था। ठीक है, तो उसमें बलि किसकी दी जाती थी? जौ या साग की। किस समय ये होता था? जब फसल की कटाई होती थी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, जब 10 जन, अभी हम लोग लास्ट में देखा कि क्या है, सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ, यानी यहाँ पे जन मिलकर एक बड़े साम्राज्य का क्या करेंगे? उदय करेंगे, यानी जन मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ है। इनमें कट कर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद क्या है? वंशानुगत हो गया। यहाँ पे चेंजेस आए हैं सामाजिक रूप से, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की अगर तुलना करें तो जो पद है वंशानुगत हो गया। पहले भी वंशानुगत था, परंतु राजा को हटाया या चुना भी जा सकता था, बट उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा राजा की शक्ति को धर्म और ब्राह्मण नियंत्रित करते थे। ये बात समझ में आई? जो भी राजा की शक्ति थी वो कौन नियंत्रित करता था? ब्राह्मण और धर्म। तो यहाँ पे ब्राह्मण की शक्ति में क्या हो गया? इजाफा हो गया है। इसके अलावा रत्निन जो है सर्वोच्च अधिकारी होते थे। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है? महत्व बढ़ गया है, तथा इंद्र और वरुण का महत्व क्या है? घट गया। इससे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंद्र देवता और वरुण देवता का ज़्यादा महत्व था, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश का महत्व क्या है? बढ़ गया। महेश कौन है? शिव भगवान। सिंध सभ्यता में भी इन्हें पूजा गया है, किस रूप में? पशुपति नाथ के रूप में। और शिवलिंग पूजने के भी साक्ष्य हैं, किसमें? सिंधु सभ्यता में। ये बात क्लियर हुई? राजद्रोह को सबसे गंभीर अपराध इस समय माना गया उत्तर वैदिक काल में। इसके लिए या तो देश निकाला देते थे, देश निकाला, या मृत्युदंड। मृत्युदंड। देखिए, ये सजा जो है राजद्रोह की, इसकी सजा जो है ब्राह्मणों को भी मिलती थी। क्योंकि ब्राह्मणों का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो भी सर्वोच्च पद पर या सर्वस्व जिनका वर्चस्व था उस समय, उनको भी ये सजा मिलती थी अगर वो राजद्रोह करते थे। इसके अलावा मनुष्य का जीवन भी 4 आश्रमों में बटा हुआ था उस समय। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद। तो देखिए जाबालोपनिषद में क्या मिलता है? शादी से पहले ब्रह्मचर्य के तौर पर, शादी के बाद गृहस्थ, और बुढ़ापे पर वानप्रस्थ, और अंतिम समय पर संन्यास। इन 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम मतलब जिंदगी के 4 क्या हैं? काल हैं कि किस समय किस तरीके से आचरण करना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का महत्व व सम्मान भी घट गया था। तो देखिए, जो महत्व और सम्मान हमें ऋग्वैदिक काल में दिखता है स्त्रियों के लिए, वो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कमी आई है। इवन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे केवल कुलीन घर की स्त्रियाँ ही पढ़ सकती थी, बाकी सबके साथ यह स्थिति नहीं थी। अब देखते हैं गोत्र नामक गोत्र नामक जो संस्था है, ये भी उत्तर वैदिक काल में ही प्रचलन में आई। तो गोत्र क्या होता है? जब जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है, ऐसा माना जाता था कि ये जितने भी लोग हैं किसी ना किसी ऋषि द्वारा, ऋषि की संतान है। ठीक है, यानी उस ऋषि के द्वारा ही उनका गोत्र माना जाता है, वो ऋषि के नाम से पहचाने जाते हैं।
इसके अलावा इस काल में देखिए, ऋग वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। हम लोग क्या है, विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, विनिमय करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान। यहाँ पे क्या है, निष्क व शतमान मुद्रा की सर्वमान्य इकाइयाँ मानी गई हैं, थी नहीं, मानी गई हैं, ऐसा साक्ष्य मिले हैं। पर कोई भी मोहर या मुद्रा का मतलब मोहर नहीं पाया गया, ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि कोई भी मोहर या मुद्रा पाई नहीं गई है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। जबकि यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। उत्तर वैदिक काल में कुछ हल इतने बड़े थे कि उन्हें 24 बैलों की सहायता से खींचा जाता था। इसके अलावा पुरुष मेध यज्ञ में अश्व के स्थान पर मनुष्य की बलि दी जाती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इससे पहले जौ और क्या है, साग की बलि जाती थी, पर यहाँ पे क्या है, पुरुष की बलि दी जा रही है अश्व के स्थान पर। ये बात क्लियर हो गई है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सॉरी, आज की स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अलावा जो भी वैदिक साहित्य के बारे में है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। अब इससे जुड़ी वैदिक काल की जितने भी वैदिक साहित्य हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद या अन्य सभी उपनिषदों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।